हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों पार्टी। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग ऑल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे से जमूरे। अल्फा चार्ली माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। हेलो हेलो बेटा, आवाज और वीडियो सब क्लियर मिल रही है? हाँ, चकाचक। चलिए, आवाज मिल रही है अच्छे से और सबको वीडियो भी आ रही है। तो पहले तो मुझे ये बताओ बेटा कि आपका टेस्ट कैसा हुआ। हाउ वाज योर टेस्ट? एक आध क्वेश्चन शायद आपको बाहर लगा हो, जो कवर नहीं हुआ हो, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, चलिए। तो बहुत अच्छे मार्क्स आए कुछ बच्चों के। वेरी गुड, नाइस बेटा। चलिए, तो आपका पहला टेस्ट था बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। फुल इन बॉटनी। आस्था इज सेइंग फुल इन बॉटनी। वेरी गुड, नाइस। चलिए, तो एक आध क्वेश्चन शायद आपको बाहर लगा हो जो शायद हम नहीं डिस्कस कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर वेरी कंफर्टेबल, एनसीईआरटी बेस्ड, और मैंने कहा था थोड़ी लैंग्वेज टफ रहेगी क्वेश्चंस की। तो काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं कि काफी अच्छे मार्क्स उनके बॉटनी में आए हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ऐसे धीरे धीरे आप टेस्ट देना सीख जाओगे बेटा, और जो टेस्ट होंगे वो बहुत सारी चीजें उसमें आपको जाननी होंगी। आपने पहला टेस्ट दिया है, आपने काफी बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है, मैंने देखा। और मुझे मैसेजेस पे काफी बच्चों को मिले कि मैम बॉटनी बहुत अच्छी लगी, इजी इजी पेपर था। तो वेरी गुड बेटा। अभी धीरे धीरे आप और अच्छे से एग्जाम देना सीखोगे और अच्छे से टेस्ट पेपर देना सीखोगे। जो भी टेस्ट आप दोगे बेटा, जो क्लास टेस्ट अभी आपके होंगे, हर एक संडे होंगे या एक संडे छोड़कर होंगे, अल्टरनेट संडेज होंगे, उनको नीट की तरह देना। ऐसा समझ के देना कि हम नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, और उसमें हर एक बातों का ध्यान रखना कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करके जाओ हर एक टेस्ट में। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है बेटा। आपको सारे सब्जेक्ट्स को इस तरह से टाइम देना है कि आप बहुत अच्छे से सारे के सारे सब्जेक्ट्स निपटा लो, राइट। और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। ये सारी चीजों की आदत अभी से बना लो ताकि नीट के एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, राइट। चलिए, तो आज हम कुछ कवर करेंगे इसमें, आज के चैप्टर में, ठीक है। मानसी सेइंग सॉरी मैम कम मार्क्स आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो, तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसे जो टेस्ट नहीं देते, वो सबसे खराब चीज है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी किसी किसी वजह से थोड़ी कम होती है, लेकिन वो हिम्मत करके टेस्ट देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तैयारी के साथ टेस्ट देते हैं। तो बेटा, वो बच्चे जो टेस्ट नहीं देते हैं कि हमने तो किया नहीं, हमारा तो हुआ नहीं, ये सबसे गलत आदत है बेटा। एक बार अगर आपने टेस्ट छोड़ने की आदत डाल ली तो ये आपकी आदत बनती चली जाएगी। और पता है, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे ना बेटा, तो आप नीट के लिए अपने आप को कभी भी तैयार नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी तैयार नहीं कर पाओगे। क्योंकि टेस्ट आपको सिखाता है कि आपको किस तरह सोचना है, आपको कैसे जल्दी सोचना है, आपको कितने सटीक तरीके से आंसर देना है। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, आपका आईना आपके सामने आपको कौन दिखाएगा कि आपने कितना सीखा है, आपको कितना पता है। तो टेस्ट तो देना है, चाहे तैयारी हो चाहे ना हो, टेस्ट देना है बेटा। और अगर किसी वजह से तैयारी कम है, नंबर कम आए हैं, तो अपनी कमियों को देखो। अपने अपने आप को एक कॉपी पेन लेकर लिखो कि क्या क्या चीजें ऐसी रही। हम ठीक से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, हम तैयारी के साथ नहीं गए थे, हमने जल्दीबाजी करी, सिली मिस्टेक करी, इसलिए हमारे नंबर कम आए। तो अगले टेस्ट में बेटा अपनी उन सारी कमियों को इंप्रूव करो। लेकिन मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज, कि टेस्ट मत छोड़ो। क्योंकि टेस्ट देने की अगर आपकी आदत हो गई तो फिर आपको नीट एग्जाम से डर नहीं लगेगा, और अगर आप उन्हें छोड़ते रहोगे तो आपको एग्जाम देने से डर लगेगा। तो ये अपनी आदत बना लो। जिन बच्चों के पहले टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं उन्हें हताश नहीं होना है, कोई बात नहीं बेटा, अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना। और जिन्होंने अच्छा टेस्ट में परफॉर्म किया है वो अगली बार और इंप्रूव करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। कल नीट का एग्जाम था, काफी सारे बच्चों का बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं, ये जैसे मैंने कि आपको सबसे पहले लेक्चर में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जो हर एक चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर होगा
उसमें आपको खूब सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे पूरे चैप्टर के, PYQs कराए जाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं। और आपको रिवीजन पॉडकास्ट दिया जाएगा, यानी कि पूरे चैप्टर को कैसे आधे घंटे में रिवाइज करना है ये आपको बताया जाएगा। तो ये हम करेंगे जब ये चैप्टर, जिस दिन इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा उस दिन ये सब कुछ करेंगे। तो इस साल अभी जो कल नीट का पेपर हुआ है उसमें सेल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो आज मैं आपको क्या कराने वाली हूं बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स। आज हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे बेटा, फिर हम पढ़ेंगे आपका, फिर मैं आपको बताऊंगी साइटोस्केलेटन क्या होता है बेटा जी, और फिर हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या होता है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी, उसमें काफी सारे बच्चों को शायद इस चीज से थोड़ी प्रॉब्लम है कि मैं क्लास की टाइमिंग एक्सटेंड कर देती हूँ। तो बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं क्लास की टाइमिंग को एक्सटेंड ना करूं, ठीक है। मुझे पता है आप लोग थक जाते हैं, काफी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, काफी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो वो स्कूल से आके थक जाते हैं, फिर वो 4 से 8 बजे तक बैठे रहते हैं, तो शायद उनमें हिम्मत ना होती हो कि वो आगे पढ़ सके। तो मैं कोशिश करूंगी लेक्चर टाइम को छोटा रखने की, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं। उनके बारे में हम सब कुछ सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में बचा है राइबोसोम क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन क्या होता है, आपका सेंट्रियोल क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है, सीलिया क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। तो हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर हम सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं बेटा राइबोसोम्स के बारे में। तो सारे बच्चे अपनी बॉटनी नोट्स की कॉपी अपने सामने रख लेंगे, अपनी एनसीईआरटी बुक अपने सामने खोल लेंगे और टेबल चेयर पे बैठ जाएंगे, एकदम वैसे ही जैसे हर रोज बैठते हो। कोई भी बेड पे नहीं बैठा होगा, अगर कोई भी बेड पे बैठा है फट से उठ जाओ, टेबल चेयर पे बैठो, कमरा बंद कर दो, आसपास कोई नहीं होना चाहिए, फुल कंसंट्रेशन लेक्चर पे होनी चाहिए। लेक्चर के साथ साथ लेक्चर को याद करना है, समझना है और खुश होकर लेक्चर को पढ़ना है, एंजॉय करके। चल, राइबोसोम के बारे में मैं पहले से ही आपको बहुत सारी चीजें बता चुकी हूं। राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो दोनों तरह के सेल्स में पाई जाती है। वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है, यानी कि बैक्टीरिया में, और वो यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है। अभी तक हमने जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज इस चैप्टर में पढ़ी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज थी। लेकिन राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जिसके चारों तरफ अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर हमें राइबोसोम के साइज को नापना है बेटा, राइबोसोम में जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, जो भी बातें बताऊंगी, उसको बहुत ध्यान से सुनना, सटीक बातें हम एकदम बताएंगे और वो सवाल में आती है। अगर मुझे राइबोसोम के साइज को नापना है, ठीक है, मुझे उसका साइज बताना है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, तो मैं कैसे बताऊंगी? जैसे हर एक चीज को नापने का एक यूनिट होता है ना बेटा। हम डिस्टेंस को नापते हैं मीटर्स में, किलोमीटर्स में, वेट को नापते हैं ग्राम्स में, केजीज में। ऐसे ही राइबोसोम का साइज कितना होगा इसे हम नापते हैं एस में, एस। अब ये एस क्या होता है? इस एस को हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसे कह देते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब ये होता क्या है, आ जाओ समझते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, ये है एक ट्यूब, दिख रही है आपको? ये एक ट्यूब है। पहले हम सारी बातों को समझेंगे फिर लिखेंगे। तो ये एक ट्यूब है बेटा, इस ट्यूब में मैंने अपने राइबोसोम को डाल दिया। ये रहा मेरा राइबोसोम, ठीक। और इस ट्यूब में राइबोसोम को डालने के बाद हम एक मशीन के अंदर रख देते हैं। उस मशीन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। क्या कहते हैं उस मशीन को बेटा?
उस मशीन को हम, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं लेबोरेटरी में, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं जिन्हें हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। तो हम उस मशीन के ऊपर इस ट्यूब को रख देते हैं जिसमें हमारा राइबोसोम है, और इस ट्यूब में रखने के बाद हम उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं। और जब हम इसको बहुत तेजी से घुमाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं बेटा इस प्रोसेस को? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, तो मैंने टेस्ट ट्यूब में राइबोसोम को डाल के उसे बहुत तेजी से घुमाया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और जब मैं इस राइबोसोम का सेंट्रीफ्यूगेशन कर दूंगी बेटा, तो ये नीचे जमा हो जाएगा, ऐसे नीचे प्रेसिपिटेट बना लेगा इस तरह से। क्या बना लेगा? नीचे प्रेसिपिटेट बना लेता है। ये आपको लिखना नहीं है अभी कुछ भी, बस समझते जाओ। पहले ये लिखेंगे सब कुछ, पहले समझो ध्यान से कि हमने राइबोसोम को, जो हम कहते हैं राइबोसोम 70S साइज का है या फिर राइबोसोम 80S साइज का है, तो ये S वहां पर क्या है? ये S है स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। कैसे निकालते हैं हम इसको? अपने राइबोसोम को हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को एक मशीन, बड़ी सी मशीन पे रख देते हैं जिसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, और उसे तेजी से घुमा देते हैं। इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो क्या होता है, जो राइबोसोम होता है वो नीचे बैठ जाता है, वो एक प्रेसिपिटेट बना लेता है, और फिर हम उस प्रेसिपिटेट का साइज नापते हैं, और उस साइज को हम कहते हैं कि उसका जो सेडिमेंट बना है। सेडिमेंट क्या होता है बेटा? जो नीचे बैठ जाता है, जो चीज नीचे बैठ जाती है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट। तो हमारा जो राइबोसोम है वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है और प्रेसिपिटेट बनाता है, और जब हम उसको नापते हैं टाइम के कंटेक्स्ट में, तो वो 70 या 80 आता है, 70 या 80 आता है, और इसी को हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, जिसमें हम राइबोसोम के साइज को नापते हैं। इतनी बात समझ में आई? पहले इतना बताओ, इतनी बात समझ में आई? अभी मैं इसको लिखाऊंगी। तो अभी तक जो बातें हमने डिस्कस करी पहले वो लिखते हैं। सारे बच्चे अपनी बॉटनी कॉपी निकाल लेंगे, नोट्स मेरे साथ साथ बनाएंगे, मेरे हटने का बोर्ड से वेट नहीं करेंगे। चलिए, तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाओ और लिखते लिखते साथ साथ याद करते जाओ। सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले कौन थे? ये सवाल आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में नाम दिया गया है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेड। नाम ध्यान रखेंगे बेटा, जॉर्ज पैलेड। राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले कौन थे? जॉर्ज पैलेड। एक बात मैं ध्यान से सबको बता दूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कि साइंटिस्ट के नामों पर अब सवाल बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही रेयरली आते हैं। पहले जब पीएमटी का एग्जाम हुआ करता था तो उसमें साइंटिस्ट के नामों पर बहुत सवाल आते थे, कौन किसका फादर है, कौन किसकी मदर है, किसने क्या डिस्कवर किया। लेकिन अब आप नोटिस करोगे नीट के एग्जाम पे साइंटिस्ट के नामों पर और ईयर्स पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन जो नाम एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो हमें याद करने हैं। एनसीईआरटी के अलावा हमें और कोई साइंटिस्ट के नाम नहीं रटने हैं, क्योंकि अब साइंटिस्ट के नामों पर सवाल नहीं आते। लेकिन जो एनसीईआरटी में है हमें केवल वो याद करने हैं। तो ये नाम एनसीईआरटी लिख रही है कि राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले हैं जॉर्ज पैलेड साहब। साथ के साथ याद करते चलेंगे बेटा, लिखते लिखते अपने नोट्स बनाते जाएंगे, साथ साथ लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। राइबोसोम कैसी सेल ऑर्गेनेली है? राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। ये हम पहले भी इस चैप्टर में कई बार लिख चुके हैं। कैसी सेल ऑर्गेनेली है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इसके चारों तरफ अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये दोनों सेल्स में पाई जाती है, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती है और ये यूकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया में भी राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, चलिए, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर? राइबोसोम का फंक्शन होता है इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस।
इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। हम राइबोसोम को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? हम राइबोसोम को दूसरे शब्दों में जानते हैं प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से। राइबोसोम को ही यह सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम दूसरे शब्दों में प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, तो आप कहोगे राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही सेल ऑर्गेनेली सेल के अंदर प्रोटीन बनाने में मदद करती है। कैसे? वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। चलिए, देन साइज ऑफ राइबोसोम, साइज ऑफ राइबोसोम इज मेजर्ड इन। राइबोसोम के साइज को हम किसमें मेजर करते हैं? तो आप बोलोगे राइबोसोम के साइज को अगर आपको नापना है, मेजर करना है, तो उसके लिए यूनिट क्या होती है? सारे बच्चे बोलेंगे अपने मन में, यूनिट क्या होती है बेटा? उसके लिए यूनिट होती है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। उसके लिए यूनिट होती है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, या फिर जिसको हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। जिसको हम कैसे सिंबलाइज करते हैं? इसका सिंबल क्या होता है बेटा? इसको लिखते हैं हम स्मॉल एस, स्मॉल एस। तो इस स्मॉल एस का मतलब क्या है? इस स्मॉल एस का मतलब है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट, जिसमें राइबोसोम का साइज नापा जाता है। क्या इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले जॉर्ज पैलेड, ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज पूछे गए हैं बेटा, ये एज इट इज पूछे जाते हैं। ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। ये बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। इसकी यूनिट क्या होती है? एस। इसके साइज को नापने की यूनिट एस होती है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट, और इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्या सब बच्चों ने इतना याद कर लिया बेटा? जल्दी बताओ, सारे बच्चों ने? आगे चलें, आगे चले मेरे बच्चों, जल्दी बोलो। एवरीवन डन बेटा? चलिए, इतनी बात तो मैम हमें समझ में आ गई। ये बेसिक बेसिक सी बातें हमें समझ में आ गई हैं। अच्छा, अगर आप ईयर लिखना चाहते हो, ईयर लिख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में ईयर दे रखा है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ईयर्स, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में ईयर लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है कि जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम को 1953 में डिस्कवर किया था। 1953 में डिस्कवर किया था। चलिए बेटा, अब बात करते हैं मेरे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ राइबो सॉरी, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? राइबोसोम कौन सी चीजों से मिलकर बनता है? ये इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटा। जो हमारा सेल होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, फिर से ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा सेल होता है उसमें डीएनए होता है और आरएनए होता है। आपको पता है ये बात, है ना? हमारे सेल्स के अंदर बेटा जो आरएनए होता है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे सेल्स के अंदर जो आरएनए होता है, राइट, जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं, जितने भी लिविंग सेल, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, हाथी का, घोड़े का, चींटी का, किसी का भी सेल हो, जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं, सबके पास आरएनए है और सबके पास डीएनए भी है। तो डीएनए तो सबका जेनेटिक मटेरियल होता है। जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं बेटा, बैक्टीरिया, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, सब में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल का मतलब
कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन कौन से मॉलिक्यूल के पास होती है, वो डीएनए के पास होती है। जैसे मेरी सारी इंफॉर्मेशन, मेरी आंखों का रंग कैसा है, बालों का रंग कैसा है, मेरी हाइट कितनी है, मेरी ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे डीएनए के ऊपर है। तो डीएनए तो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बेटा इसके अलावा जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं उनके पास आरएनए भी होता है। इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये आरएनए होता है 3 तरह का। मैं यहां पे आपको भी बता देती हूं ये चीज छोटी सी। ये आपको राइबोसोम को समझने में हेल्प करेगी। आरएनए, आरएनए क्या होता है बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कितने तरीके का होता है ये आरएनए? आरएनए 3 तरीके का होता है बेटा। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए। ये मैं आपको कहां पढ़ाऊंगी बेटा? ये मैं आपको 12th क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें समझा देती हूं कि हमारे जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं उन सब के पास डीएनए भी है, जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल की तरह। और सारे लिविंग सेल्स के पास आरएनए भी है, और ये आरएनए 3 तरह का होता है। यानी कि हाँ, हमारी बॉडी के हर एक सेल में 3 तरह के आरएनए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं बेटा, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, हाथी का हो, घोड़े का हो, चींटी का हो, हमारा सेल हो, हर एक सेल के पास डीएनए तो है ही है, उसके अलावा आरएनए भी है। और ये आरएनए भी 3 तरह का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, यानी कि हर एक लिविंग सेल में 3 तरह के आरएनए होते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसका नाम क्या है? आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। क्यों मैं इसको राइबोसोमल आरएनए कह रही हूं? क्योंकि बेटा मेरे, ये राइबोसोम बनाता है। जो हमारा राइबोसोम है, जो कि एक सेल ऑर्गेनली है, वो किससे बनी हुई है? कौन उसे बना रहा है? तो आप कहोगे जो हमारा राइबोसोम है उसे बनाने वाला एक तरह का आरएनए है, और उस आरएनए का नाम है आरआरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए? टू फॉर्म राइबोसोम, टू फॉर्म राइबोसोम। आरआरएनए जो है ये एक तरह का आरएनए है जो कि राइबोसोम को बनाता है, इसीलिए ये राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। एमआरएनए कौन होता है? एमआरएनए कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन। इसको हम मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? एमआरएनए कुछ ऐसा होता है बेटा, और ये क्या करता है? कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अभी बताऊंगी, टेंशन मत लेना, अभी मैं सब आपको समझा रही हूं। अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने ऐसा बोला। अभी आपको ये बात समझ में आएगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो एमआरएनए ऐसा आरएनए है हमारे सेल के अंदर जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल में जो एमआरएनए प्रेजेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की। हम जानते हैं ना बेटा कि जो हमारे सेल्स होते हैं उन्हें अपने काम करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारे सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स को बनाया जाता है। उन सारे प्रोटीन्स को बनाने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके ऊपर होती है? एमआरएनए के ऊपर। और ये तो आप जानते हो ना बेटा कि जो हमारा एमआरएनए ये जो हमारा प्रोटीन होता है
वो एक बड़ी सी चेन होती है जो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते चले जाते हैं और बनाते हैं एक चेन जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। तो बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है, मैं तुम्हें अभी समझाऊंगी। इसकी डिटेल कहां समझेंगे? 12th क्लास में, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि सेल के अंदर इतनी खूबसूरती से काम होता है कि एमआरएनए तो एक धागा है, ऐसे समझो, ध्यान से समझना। रटने, कुछ भी रटना नहीं है और सिर्फ कॉपियां नहीं भरनी है। मैं हर लेक्चर में समझाती हूं, हर एक चीज को समझना है, आंखें बंद करके इमेजिन करना है। तो इमेजिन करो सेल के अंदर ये धागा पड़ा हुआ है, ये धागा, इस धागे को मैं क्या कह रही हूं? एमआरएनए। क्या कह रही हूं? एमआरएनए। इस एमआरएनए के ऊपर मुझे प्रोटीन बनाना है। इस एमआरएनए के ऊपर, इस धागे के ऊपर जिसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, मुझे इसके ऊपर प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन कैसे बनेगा? अमीनो एसिड्स से। खूब सारे अमीनो एसिड जब जुड़ जाएंगे तो एक चेन बनेगी और इस चेन को मैं प्रोटीन चेन कहूंगी। ये अमीनो एसिड्स को उठा उठाकर कौन लाता है? टीआरएनए। इसीलिए इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। तो जो टीआरएनए होता है, ये तो एमआरएनए है, ये तो एमआरएनए है जिसके ऊपर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, जिसके ऊपर प्रोटीन बनेगा। उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, उन्हें उठा उठाकर कौन लेकर आएगा? उन्हें उठा उठाकर लेकर आएगा आपका ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? टू कैरी अमीनो एसिड्स। जिस दौरान प्रोटीन बन रहा होता है उस दौरान एक एक अमीनो एसिड को उठाकर लेकर आने का काम किसका होता है? टीआरएनए का। और ध्यान से सुनो, और बड़ी मजेदार चीज है, जो राइबोसोम होता है हमारा, राइबोसोम। अब आप कहोगे मैम फिर राइबोसोम कैसे मदद कर रहा है प्रोटीन बनाने में? ये राइबोसोम इस एमआरएनए से आके ऐसे जुड़ जाता है। देखो ये राइबोसोम है, ऐसे समझो, ये राइबोसोम है और इस राइबोसोम के अंदर क्या है? आरआरएनए। इस राइबोसोम को किसने बनाया? आरआरएनए ने बनाया। तो ये राइबोसोम यहां पे इस एमआरएनए से आके जुड़ जाता है, ये जुड़ गया, देखो राइबोसोम। तो टीआरएनए क्या कर रहा है? टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आ रहा है और राइबोसोम क्या कर रहा है? वो अमीनो एसिड को जोड़ जोड़कर इस एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन बनाता हुआ चल रहा है। यानी कि ये जो राइबोसोम है, ये क्या है बेटा? ये राइबोसोम है, राइबोसोम। राइबोसोम इस एमआरएनए के ऊपर आके यूं अटैच हो जाता है, देखो यूं हो गया अटैच, और फिर इस एमआरएनए के ऊपर खिसकते रहता है ऐसे। तो जैसे जैसे ये जो राइबोसोम है इस एमआरएनए के ऊपर खिसकता रहेगा, इस एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन बनाता चला जाएगा। ठीक, तो देखो ये राइबोसोम है, ये टीआरएनए अमीनो एसिड उठा उठा के ला रहा है ना? टीआरएनए क्या कर रहा है? अमीनो एसिड उठा उठा के ला रहा है और राइबोसोम क्या कर रहा है? उन अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़कर इस एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन बनाता चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं जो राइबोसोम है इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि वो एमआरएनए से जाकर जुड़ जाता है और एमआरएनए के ऊपर खिसकता रहता है और उसके ऊपर प्रोटीन बनाता रहता है। बात समझ में आ गई? तो एमआरएनए क्या है? एमआरएनए एक तरह का आरएनए है जिसके ऊपर प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। ये राइबोसोम है जिसके अंदर आरआरएनए होता है, ये इसके साथ आकर जुड़ जाता है। टीआरएनए क्या करता है? इसको अमीनो एसिड लाकर देता रहता है और ये जो राइबोसोम है ये एमआरएनए के ऊपर खिसकता रहता है और इसके ऊपर अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़कर पूरी प्रोटीन चेन बना देता है। इसीलिए हम कहते हैं राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। बताइए बेटा, बात समझ में आई? बड़े मजे से होता है सेल में, पता है, मतलब अगर आप एक सेल को देखो ना बेटा, मतलब भगवान जी ने इतना कमाल बनाया ना सेल। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, लाइसोसोम कितनी खूबसूरती से डाइजेस्ट करता है चीजों को। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसे हमें सारी खराब चीजों से बचाता है और कॉन्स्टेंटली फाइट करता रहता है एक सोल्जर की तरह।
देखो कितनी खूबसूरती से काम चल रहा है, सारी चीजें मिलकर कैसे आपस में मिलजुल कर काम कर रही हैं, प्रोटीन बना रही हैं। और इनमें से बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, जो हमारे सेल के अंदर होने वाली इतनी सारी रिएक्शंस को करवाते हैं। तो मतलब भगवान जी ने बहुत सोच समझकर सेल बनाया है, मतलब बहुत कमाल की चीज है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है बेटा? ट्रांसफर आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक बेटा, तो देखो मैंने तुम्हें कितने तरह के आरएनए बता दिए, यहां पर 3 तरह के आरएनए बता दिए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, वो प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? जिस दौरान प्रोटीन बन रहा होता है अमीनो एसिड्स को उठा उठा कर लाने का। और आरआरएनए का काम क्या होता है? राइबोसोम बनाने का। राइट? बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? जल्दी बोलो। इतना सबने लिख लिया बेटा? इतना सबने लिख लिया? बात समझ में आ गई? चलें आगे। एवरीवन डन? चले बेटा आगे, जल्दी बोलो। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब समझाती हूं तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। पहले स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम समझाऊंगी, फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस समझेंगे। आ जाओ। तो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम मैं आपको बता रही हूं दैट राइबोसोम is formed of rRNA। rRNA का मतलब अब बच्चा बच्चा जानता है। rRNA का मतलब क्या है? राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स होते हैं सेल, ऐसे समझो कि सेल के अंदर एक धागा पड़ा हुआ है, उस धागे को मैं क्या कह रही हूं? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और उस धागे से आकर जुड़ गए हैं कुछ प्रोटीन्स, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, ये इससे आकर जुड़ गए। तो समझो ये धागा पड़ा हुआ है सेल के अंदर, ये रहा धागा। इस धागे का नाम क्या है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये धागा ऐसे फोल्ड हो गया और इसके साथ आके जुड़ गए कुछ प्रोटीन्स, तो एक स्ट्रक्चर बना। और इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा? राइबोसोम। इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा? राइबोसोम। सो व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम किससे मिलकर बना है? तो आप बोलोगे राइबोसोम को बनाने वाला होता है आरआरएनए और प्रोटीन्स। ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसे हम कहते हैं राइबोसोम। ठीक है बेटा? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि राइबोसोम का केमिकल नेचर क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि राइबोसोम का केमिकल नेचर क्या होता है, तो आप बोलोगे बेटा राइबोसोम होता है न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस। काफी बच्चों को ये भाषा समझ नहीं आती, बहुत जटिल लगती है कि मैम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस का मतलब क्या है। भैया अभी तो बताया कि ये बना हुआ है राइबो न्यूक्लिक एसिड से। कौन सा राइबो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर? आरआरएनए और प्रोटीन। तो यानी कि मिलाकर कैसा हो गया? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस। राइबो न्यूक्लियो का मतलब आरएनए, आरआरएनए, और प्रोटीनेशियस का मतलब प्रोटीन। यानी कि राइबोसोम का केमिकल नेचर क्या है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस, माने उसके अंदर आरआरएनए है और प्रोटीन है। बताओ बेटा इतनी बात समझ आ गई? बोलो ये सारे, इतनी बात समझ में आ गई? तो एकदम उछल के बोलना। अगर आपसे कोई पूछे राइबोसोम का केमिकल नेचर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनेशियस होता है, माने वो आरआरएनए से बना होता है और प्रोटीन्स से बना होता है।
चलिए, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की बात हुई। अब पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। मैं आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पूरा बता चुकी हूं जब मैंने आपको बैक्टीरियल सेल बताया था, लेकिन फिर से बता देती हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और ये पूरा कॉन्सेप्ट भी हो जाए। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में हमने डिस्कस किया था बेटा कि ये होता है 70s साइज का। एस मैं आपको अभी अभी समझा चुकी हूं, स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में हमारा राइबोसोम कौन से साइज का होता था बेटा? 70s साइज का होता था। हमें यह भी पता है कि जो राइबोसोम होता है, हमारा जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन 2 सब यूनिट्स। राइबोसोम 2 सब यूनिट्स में प्रेजेंट होता है। एक होती है स्मॉलर सब यूनिट और एक होती है लार्जर सब यूनिट। तो ये पूरा आपको 70s राइबोसोम दिख रहा है यहां पे। ये है 70s राइबोसोम, ठीक है बेटा। और ये पूरा का पूरा 70s राइबोसोम आपको दिखाई दे रहा है 2 हिस्सों से मिलकर बना है। ये वाली सब यूनिट को हम कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट और इसको हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, ठीक बेटा। तो जो स्मॉलर सब यूनिट होती है बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, वो 30s होती है और लार्जर सब यूनिट 50s होती है। ये जो आपको छोटी सब यूनिट दिखाई दे रही है इसे हम 30s पार्ट कहते हैं और ये 50s पार्ट है। तो जो मैंने आपके सामने अभी बनाया है ये पूरा 70s राइबोसोम बनाया है, जिसमें छोटी सब यूनिट 30s साइज की होती है और बड़ी होती है 50। और ये मैं आपको वहां भी समझा चुकी हूं कि यहां पर 50 + 30 इज नॉट इक्वल टू 80। यहां पे 50 और 30 80 नहीं है, गलत। यहां पर 50 + 30 इज इक्वल टू 70। तो याद है मैंने जब बैक्टीरिया सेल पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि 50 और 30 ये दोनों सब यूनिट मिलकर बनाती हैं 70s राइबोसोम, जो पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन 50 और 30 मिलकर 80 नहीं बनता, 80 नहीं बनता, 70 बनता है। कारण क्या था मैंने आपको वहां भी समझाया था, यहां भी समझा देती हूं। ये ध्यान रखना है बेटा कि इसको हम मैथमेटिकली नहीं जोड़ेंगे, इसको हम बोटानिकली जोड़ेंगे। तो ये बॉटनी का मैथ्स है, वहां भी बताया था ये बॉटनी का मैथ्स है। यहां पे 50 और 30 70 है, 80 नहीं। क्यों? आ जाओ बताती हूं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब हमें राइबोसोम का साइज नापना होता है, मेजर करना होता है, तो हम कैसे करते हैं? राइबोसोम को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं, उसे तेजी से घुमाते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, वो नीचे प्रेसिपिटेट बना लेता है, सेडिमेंट बना लेता है और हम उसका साइज नापते हैं तो 70s आता है। तो देखो ध्यान से सुनना बेटा कि ये मेरा पूरा राइबोसोम है, ठीक है। ये कौन सा है हमारा? ये 70s राइबोसोम है। इसे मैंने क्या किया, इसको मैंने सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया, पूरे के पूरे राइबोसोम को, ठीक है। इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब तेजी से घुमा देना। तो जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो ये नीचे क्या बना लेता है? ये नीचे प्रेसिपिटेट बना लेता है, फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट का साइज कितना आता है जब हम नापते हैं? तो ये साइज आता है 70s, ठीक। लेकिन बेटा अब मैंने क्या किया,
मैंने इसकी स्मॉलर सब यूनिट को अलग कर दिया, मैंने केवल स्मॉलर सब यूनिट ली है, मैंने लार्जर सब यूनिट नहीं ली, मैंने स्मॉलर सब यूनिट, मतलब मैंने पूरा का पूरा राइबोसोम नहीं लिया इस बार। देखो यहां पर मैंने पूरा का पूरा राइबोसोम जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया था और फिर उसे सेंट्रीफ्यूज कर दिया था। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूं, मैं केवल इसकी स्मॉलर सब यूनिट ले रही हूं और मैं इस स्मॉलर सब यूनिट को टेस्ट ट्यूब में मैंने रख दिया। देखो केवल स्मॉलर सब यूनिट को, फिर मैंने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ऐसे ही अब मैंने लार्जर सब यूनिट ली है अलग से, अब मैंने अलग से ली है लार्जर सब यूनिट और मैंने इसको टेस्ट ट्यूब में रख दिया, लार्जर सब यूनिट को, और इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। तो मैंने पाया कि जब मैं इस छोटी सब यूनिट को अलग से टेस्ट ट्यूब में डाल के तेजी से घुमा रही हूं तो ये नीचे बैठ जाती है, नीचे प्रेसिपिटेट बना लेती है। ऐसे ही जब मैं लार्जर सब यूनिट को अलग से टेस्ट ट्यूब में लेकर घुमा रही हूं तो वो भी नीचे बैठ जाती है। और जब मैं इसका साइज नापती हूं तो ये जो प्रेसिपिटेट नीचे बना, जो ये स्मॉलर सब यूनिट नीचे बैठ गई, इसका साइज आता है 30s और यहां पर जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका साइज आता है 50s। यानी कि जब मैं अलग अलग स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट को अलग अलग करके सेंट्रीफ्यूज करती हूं तो उनका साइज 30s और 40s आता है। लेकिन जब मैं इनको एक साथ एक ही टेस्ट ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूज करती हूं तो उनका साइज 70s आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 50 और 30 70 है, 80 नहीं। बताओ बेटा बात समझ आई? बताओ मेरे बच्चों बात समझ आई कि जब हम अलग अलग इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो साइज 30 50 आता है और जब दोनों को एक साथ सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो नीचे बैठा हुआ प्रेसिपिटेट है उसका साइज 70s आता है। इसलिए हम 50 + 30 80 नहीं बल्कि 70 कहते हैं। ठीक है बेटा? चलिए तो चलिए बेटा आगे चलेंगे। तो अभी हमने समझा कि जो हमारा बैक्टीरिया में राइबोसोम पाया जाता है वो 70s टाइप का होता है, जिसमें स्मॉलर सब यूनिट होती है 30s और लार्जर सब यूनिट होती है 50s और उसे हम 70s राइबोसोम कहते हैं। क्यों? इसका रीजन हमने यहां पर देख लिया। अब जो हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, जो हमारा 70s राइबोसोम है बेटा, इसमें समझो कि 70s राइबोसोम में आरएनए होता है, आरआरएनए है ना, अभी बताया था। और किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से। तो इसमें आरआरएनए और प्रोटीन का जो रेशो होता है वो होता है 60:40 का। ये ध्यान रखना कि हमारा जो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाया जाता है, जिसे मैं 70s राइबोसोम कह रही हूं, उसे आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं बेटा, जिसमें आरआरएनए 60% है, 60% है और जो हमारा प्रोटीन है वो 40% पार्ट बना रहा है। ठीक, तो आरआरएनए 60% होता है और प्रोटीन 40% होता है, तो मिलकर 70s राइबोसोम बनता है। अब मैंने अभी आपको बताया बेटा कि 70s राइबोसोम में स्मॉलर सब यूनिट है। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्मॉलर सब यूनिट है इसके पास और इसके पास है लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट बेटा कौन सी थी? अभी बताई थी, स्मॉलर सब यूनिट होती है 30s। तो आपसे पूछेगा कि जो स्मॉलर सब यूनिट 30s है उसे कौन बना रहा है?
तो आप बोलोगे ये जो 30s है ये मिलकर बना हुआ है 16s RRNA से, प्लस 21 प्रोटीन्स। RRNA बेटा ध्यान से सुनो सारे बच्चे, पेन नीचे करो, पेन छोड़ दो, नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो, मुंडी ऊपर कर लो और सुनो ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं अभी, पेन नीचे मुंडी ऊपर। सुनो, जो हमारा RRNA होता है ना बेटा, RRNA, ठीक है, ये जो RRNA होता है इसका साइज भी हम स्वेडबर्ग यूनिट में ही नापते हैं, है ना कमाल की बात। भैया राइबोसोम किससे बना है मेरे बाबू? राइबोसोम बना है RRNA से। तो राइबोसोम का साइज हम कौन सी यूनिट में नापते हैं? एस में, स्वेडबर्ग यूनिट में। तो इसी प्रकार जो हमारा RRNA होता है उसका साइज भी हम एस में ही नापते हैं। यानी कि अगर मैं RRNA को सेंट्रीफ्यूज करूं तो वो नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा और उसका जो मैं साइज लेकर आऊंगी वो उसके RRNA का साइज होगा। बहुत तरह के साइज के RRNA होते हैं। 16s साइज का RRNA होता है, 18s का होता है, 23s साइज का होता है, 28s का होता है, 5.8 का होता है, 5s का होता है। तो सेल के अंदर अलग अलग साइज के RRNA होते हैं और RRNA के साइज को भी हम एस में नापते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट में। तो जो हमारा राइबोसोम है 70s, उसकी जो छोटी वाली सब यूनिट है उसको बनाने वाला जो RRNA है उसका साइज कितना है? 16s, 16s, ये ध्यान रखना, 16s। तो कौन से साइज का RRNA 30s सब यूनिट को बना रहा है? 16s साइज वाला RRNA। और इस 16s RRNA के साथ 21 प्रोटीन जुड़ते हैं, 21 प्रोटीन्स आकर जुड़ जाते हैं और बनती है स्मॉलर सब यूनिट। ऐसे ही जो लार्जर सब यूनिट होती है बेटा वो मिलकर बनती है 5s RRNA और 23s RRNA से। ये देखो कमाल की चीज, दो साइज के RRNA आते हैं। एक RRNA का साइज है 5s, 5s साइज वाला RRNA और 23s साइज वाला RRNA दोनों आकर जुड़ते हैं और इनके साथ जुड़ते हैं 34 प्रोटीन्स, तब जाकर बनती है लार्जर सब यूनिट। तो 70s राइबोसोम में स्मॉलर सब यूनिट बनती है 30s राइबोसोम्स, स्मॉलर सब यूनिट बनती है 16s RRNA प्लस 21 प्रोटीन से, और लार्जर सब यूनिट बनती है 5s RRNA वाला साइज वाला RRNA है, 23s RRNA वाला साइज वाला RNA और 34 प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? इतनी बात सबको समझ आ गई मेरे बच्चों? जल्दी बोलो। चलिए, तो ये दोनों तरह के RNA, ये दोनों साइज वाले RRNA साथ में 34 प्रोटीन्स मिलकर लार्जर सब यूनिट बनाते हैं और 16s RRNA स्मॉलर सब यूनिट बनाता है। चलिए अब बात करते हैं यूकैरियोटिक RNA की, सॉरी यूकैरियोटिक राइबोसोम की। यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन से साइज का होता है बेटा? 80s साइज का, ठीक। और इसमें उल्टा होता है, इसमें RRNA कम होता है, यूकैरियोट्स में प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं। यूकैरियोट्स में प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं
तो यूकैरियोट्स के केस में आरआरएनए 40% होता है और प्रोटीन 60% होते हैं। बैक्टीरिया में उल्टा था, है ना, बैक्टीरिया में आरआरएनए 60% था और प्रोटीन 40% थे। ऐसे ही ये जो हमारा 80S राइबोसोम है, इसमें जो हमारी छोटी वाली सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट होती है 40S। और लार्जर सब यूनिट होती है 60S। यानी कि इस तरह का दिखता है 80S राइबोसोम। ये पूरा का पूरा 80S राइबोसोम है, लेकिन इसकी स्मॉलर सब यूनिट 40S है और लार्जर सब यूनिट 60S है। तो यहां पर फिर से वही कहानी है, 60 + 40 100 नहीं है, 60 + 40 80 है। तो ये बॉटनी का मैथ्स है। 60 + 40 100 नहीं है, 60 + 40 80 है। क्यों? आपको कारण समझ में आ गया। जब मैं स्मॉलर सब यूनिट को अलग से सेंट्रीफ्यूज करूंगी तो इसका साइज 40S आएगा, इसको अलग से सेंट्रीफ्यूज करूंगी तो इसका साइज 60S आएगा, दोनों को इकट्ठे सेंट्रीफ्यूज करूंगी तो 80S आएगा। चलिए, ये जो 40S सब यूनिट है, ये मिलकर बनी होती है बेटा 18S आरआरएनए से। ये किसकी बनी हुई है? 18S। यानी कि ऐसा आरआरएनए जिसका साइज 18S है और साथ में यहां पर होते हैं 33 प्रोटीन्स। तो 33 प्रोटीन्स जुड़ जाते हैं 18S साइज वाले आरआरएनए के साथ, तो बनती है 40S स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट को बनाने में 3 तरह के आरआरएनए लगते हैं, 3 तरह के, 5S, 5.8S और 28S। 3 तरह के साइज के आरआरएनए, 5S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 28S आरआरएनए। तो देखो 3 साइज वाले हैं बेटा, 5S, 5.8S और 28S। और साथ में यहां पर लगते हैं 40 प्रोटीन्स। तो ये इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे सवाल आता है कि यूकैरियोट्स के केस में जो लार्जर सब यूनिट होती है उसको बनाने में कौन कौन से तरह के आरआरएनए लगते हैं। तो आप बोलोगे 5S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 28S आरआरएनए। यानी कि यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में एक चीज कॉमन है, 5S आरआरएनए। 5S आरआरएनए यहां भी है और 5S आरआरएनए यहां भी था। ठीक है बेटा, क्या इतनी कहानी सबको समझ में आई? जल्दी बोलिए, इतनी कहानी सबको समझ में आ गई बेटा? आगे चल सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि राइबोसोम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, प्रोकैरियोट्स में किस तरह का राइबोसोम होता है, यूकैरियोट्स में किस तरह का राइबोसोम होता है। चलिए, अब मैंने आपको बोला था अभी कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। अभी मैंने बोला ये हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन क्या चीज होती है ये समझो बेटा। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। सेल के अंदर प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ध्यान से सुनो, सेल के अंदर
जो प्रोटीन बन रहा होता है, प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो राइबोसोम किसमें हेल्प करता है? ट्रांसलेशन। कैसे? आ जाओ, देखो ये है हमारा mRNA। ये क्या है? mRNA, जिसे मैं क्या कह रही थी? मैसेंजर आरएनए, जिसके ऊपर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। तो होता क्या है बेटा कि जब प्रोटीन बनाना होता है तो राइबोसोम इस mRNA से आकर जुड़ जाता है, ऐसे ऐसे। ये क्या है? ये राइबोसोम है पूरा का पूरा। ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है और ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, तो ऐसे समझो ये mRNA है। ये क्या है? सेल के अंदर क्या है? mRNA, जिसके ऊपर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। इससे आके राइबोसोम जुड़ गया, राइबोसोम। और राइबोसोम के अंदर क्या है? rRNA। राइबोसोम के अंदर क्या है? rRNA। तो आके जुड़ गया। देखो ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की, आकर जुड़ गई। तो ये क्या करेगी? ये आगे आगे खिसकती रहेगी। ये राइबोसोम इस mRNA के ऊपर खिसकता रहेगा और प्रोटीन बनाता रहेगा। तो माने कैसा दिखेगा ये? थोड़ी देर बाद, ये थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये राइबोसोम इस mRNA के ऊपर खिसक खिसक के यहां तक पहुंच जाएगा और पीछे क्या बनती चली जाएगी? पीछे बनती चली जाएगी प्रोटीन चेन। तो देखो ये तो है mRNA, ये तो है बेटा हमारा mRNA, और ये mRNA के ऊपर क्या बनती चली जा रही है? प्रोटीन चेन। ये mRNA के ऊपर प्रोटीन चेन बनती चली जा रही है और इसको कौन बनवाते चले जा रहा है? राइबोसोम। और यहां पे अमीनो एसिड को लेकर आने का काम कौन करता है? tRNA। ये हमारा, साफ सा बनाती हूं गंदा से। इसकी डिटेल कहां समझ में आएगी बेटा? कहां? जब हम 12th क्लास में आ जाएंगे, पर अभी मैडम थोड़ा सा बता दे रही हैं। अमीनो एसिड को उठा उठा कर लाने का काम कौन कर रहा है? हमारा tRNA। तो देखो कितना प्यारा सा प्रोसेस है कि जो हमारा mRNA होता है इससे आकर राइबोसोम जुड़ जाता है। राइबोसोम इस mRNA के ऊपर खिसकता रहता है और प्रोटीन बनाता रहता है। प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए वो कौन लाकर देता रहता है? tRNA। तो ऐसे इमेजिन करो, tRNA अमीनो एसिड देता जा रहा है और ये राइबोसोम इस mRNA के ऊपर अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़कर प्रोटीन बनाता जा रहा है और आगे की तरफ खिसकता जा रहा है। तो अल्टीमेटली इस mRNA के ऊपर ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन बना के आपको दे देगा। बताओ बेटा, बात समझ आई क्या? बात समझ आ गई बेटा? तो इस तरह से जो हमारा राइबोसोम है वो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने में मदद करता है। समझ में आ गया? इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन करो एक धागा है और उस धागे से राइबोसोम आकर चिपक गया, सॉरी, और उस धागे के ऊपर वो खिसकता जा रहा है और प्रोटीन बनाता जा रहा है। और प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए वो कौन ला ला कर देता जा रहा है? उसको tRNA। तो इस तरह से राइबोसोम जो है वो सेल के अंदर ट्रांसलेशन में यानी कि प्रोटीन बनाने में मदद करता है। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? सबको समझ में आ गया? चलिए, अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी। अब मैं यहां पे आपको एक बहुत प्यारी बात बताऊंगी जिसको सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये पिछले टेस्ट का क्वेश्चन भी था कि बेटा जो ये स्मॉलर सब यूनिट होती है और लार्जर सब यूनिट होती है ये सेल के अंदर अलग अलग पड़ी रहती हैं। ध्यान से सुनना ये बात, अब बहुत ध्यान से सुनना कि स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट राइबोसोम की जो है वो सेल में अलग अलग पड़ी रहती हैं। लेकिन जब प्रोटीन बनाना होता है सेल के अंदर
तो सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाती है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अभी भी मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक छोटी सब यूनिट है और एक बड़ी सब यूनिट है ना। ये दोनों मिलकर राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बना रही है पूरे। ये दोनों सब यूनिट सेल के अंदर अलग अलग पड़ी रहती है, ठीक। लेकिन जब सेल के अंदर प्रोटीन बनाना है तो बोला जाता है इन दोनों राइबोसोम को कि आपको जुड़ना है, अब आप दोनों को जुड़ना है क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना है। ये दोनों जुड़कर एमआरएनए से अटैच हो जाती हैं। तो ऐसा करवाने वाला कौन होता है सेल के अंदर? मैग्नीशियम आयंस। तो जब सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का समय आता है तो सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन इतना बना दिया जाता है जो इन दोनों सब यूनिट को जोड़ने के काम आता है। उन मैग्नीशियम आयन की वजह से ये दोनों सब यूनिट जुड़ जाती हैं और प्रोटीन बनाने में मदद करती हैं। जैसे ही सेल के अंदर प्रोटीन बनकर खत्म हो जाता है, प्रोटीन बन जाता है, ये दोनों फिर से अलग हो जाती हैं। तो जब ये दोनों सब यूनिट साथ प्रेजेंट होती हैं तो इसे मैं बोलती हूं डाइमर। ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट अलग अलग पड़ी हुई हैं, लेकिन जब प्रोटीन बन रहा है तो ये दोनों साथ आ गई। तो अब मैं इसे कह रही हूं डाइमर। जब दोनों सब यूनिट एक साथ प्रेजेंट होती हैं, सो दिस इज अ डाइमर, यानी कि कंप्लीट राइबोसोम है। और इसे बनाने वाला कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो यह सवाल बहुत पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे, अब मेरे साथ साथ सारे बच्चे लिखेंगे, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम, the two subunits of ribosome are present separately in the cell. दोनों सब यूनिट सेल के अंदर अलग अलग पड़ी रहती हैं। स्मॉलर सब यूनिट अलग पड़ी रहती है और लार्जर सब यूनिट अलग पड़ी रहती है। ठीक है, दोनों अलग रहती है। द टू सब यूनिट्स आर प्रेजेंट सेपरेटली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, जब ट्रांसलेशन होना होता है, यानी कि सेल के अंदर प्रोटीन बनना होता है, तो क्या होता है? मैग्नीशियम आयंस So you'll say concentration of magnesium ion increases in the cell. Concentration of magnesium ions increases in the cell. सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है और इसकी वजह से जो दो सब यूनिट हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। So due to critical concentration of magnesium ion, या due to पहले यही लिखेंगे, due to magnesium ions, magnesium ions की वजह से the two subunits are joined together. उन्हें जोड़ दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा कि वैसे तो सेल के अंदर ये दोनों सब यूनिट अलग अलग पड़ी रहती हैं, लेकिन जब प्रोटीन बनाना होता है, ट्रांसलेशन करना होता है, तो मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ा दी जाती है और वो मैग्नीशियम आयन इन दोनों सब यूनिट्स को जोड़ने का काम करता है। द टू सब यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर। ये स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट दोनों जुड़ गई आपस में, देखो। और अब मैं इसे कहती हूं डाइमर। अब मैं इसे क्या कहती हूं?
dimer. Both the subunits are joined together. Both the subunits are present together. तो जब राइबोसोम की दोनों सब यूनिट एक साथ प्रेजेंट होती हैं तो मैं उसे क्या कहती हूं? मैं उसे डाइमर कहती हूं। और यह बनाने के पीछे कौन से आयन का हाथ होता है? मैग्नीशियम आयन का हाथ होता है। यह सवाल बहुत पूछा जाता है, ये कल के क्वेश्चन में, ये कल के पेपर में भी था। राइट बेटा, डन? आगे चले। एवरीवन डन? चलिए, तो एक और क्वेश्चन अक्सर क्या पूछा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दैट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन is essential to maintain the structure of ribosome. Critical concentration of magnesium ion is essential to maintain the structure of ribosome. मतलब स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम का मतलब क्या है? डाइमर फॉर्म। अगर आपको किसी राइबोसोम को डाइमर फॉर्म में रखना है, माने के लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को जोड़कर रखना है, यानी कि आपको राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना है, तो सेल के अंदर एक मैग्नीशियम आयन की क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होनी ही चाहिए, जो केवल कब देखने को मिलती है? जब प्रोटीन बनता है। But below the critical concentration of magnesium ion, below the critical concentration of magnesium ion, अगर मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है, then the two subunits are present separately. तो यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मिनरल आयन है। क्या सवाल पूछा जाता है बेटा? कौन सा ऐसा मिनरल आयन है जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है? तो आपका जवाब होगा मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जब अपनी एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन पर सेल के अंदर होते हैं तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन्ड रहता है, यानी कि डाइमर फॉर्म में रहता है, दो सब यूनिट्स आपस में अटैच्ड रहती हैं। लेकिन जब सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती है। और ऐसा कब देखने को मिलता है? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब सेल के अंदर प्रोटीन बनाया जाता है तभी ये दोनों फॉर्म आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और जब नहीं बनाया जाता तो ये दोनों अलग अलग पड़ी रहती हैं। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई बेटा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 चैप्टर्स में से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में भी पूछा जाता है, और यही सेम सवाल एक और चैप्टर आएगा आगे, मिनरल न्यूट्रिशन, वहां पर भी आता है कि कौन सा मिनरल आयन राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो आप बोलोगे मैग्नीशियम आयन। इतना सबने लिख लिया बेटा? एवरीवन डन? जल्दी से बोलो, आगे चलते हैं फिर। चलिए अब देखो, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। कैसे? वो mRNA से आकर जुड़ जाता है, ऐसे। तो आपको एक mRNA से कितने राइबोसोम जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? एक राइबोसोम। सो यूकैरियोट्स में 1 राइबोसोम इज अटैच्ड विद 1 mRNA।
ये मैंने वहां भी बताया था आपको जब बैक्टीरिया पढ़ाया था, इज अटैच्ड विद 1 mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यूकैरियोट्स में जब प्रोटीन बनाया जाता है तो एक सिंगल mRNA से एक ही राइबोसोम आकर जुड़ता है। लेकिन कितने बच्चों को याद है मैंने बात बताई थी जब बैक्टीरिया पढ़ाया था अभी कुछ लेक्चर्स पहले? लेकिन प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में जब प्रोटीन बनता है तो एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं। कितने बच्चों को ये बात याद है बेटा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में मुझे। चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को ये बात याद है कि यूकैरियोट्स में प्रोटीन बनाने के दौरान एक सिंगल mRNA से एक ही राइबोसोम आकर जुड़ता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में मैनी राइबोसोम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट। मैनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद सिंगल mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये वहां भी बताया था मैंने, यहां भी बता रही हूं, फिर से दोहरा रही हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जब आपको सेल के अंदर, जब किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाया जाता है तो उस दौरान एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं। और इसे हम क्या कहा करते थे? इसे हम कहा करते थे, याद है ना बेटा? काफी सारे बच्चों को याद है, लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, मुझे दिख रहा है। इसे हम कहा करते थे पॉलीराइबोसोम, या फिर दूसरे शब्दों में कह देते थे पॉलीजोम, या इसी को हम कह देते हैं अर्गासोम। कई जगह पे तुम्हें अर्गासोम भी लिखा मिलेगा आप कुछ किताबों से जब सवाल सॉल्व करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। यूकैरियोट्स में एक mRNA से एक ही राइबोसोम जुड़ा हुआ पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में एक mRNA से प्रोटीन बनने के दौरान बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं और इसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम या अर्गासोम। और इस स्टेटमेंट के साथ खेला खेलेगा, तुम्हें परेशान करेगा, बोलेगा कि पॉलीजोम पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में, तो आप बोलोगे भाग, पागल समझे हो क्या? पॉलीजोम बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पॉलीजोम नहीं होता। ध्यान रखोगे बेटा सारे बच्चे? जल्दी बोलो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो राइबोसोम से आते हैं। ठीक, तो राइबोसोम के बारे में जितना भी सवाल आ सकते हैं मैंने सब बता दिया आपको। अब बस लास्ट चीज बची है राइबोसोम के बारे में, वो फटाफट से डिस्कस करते हैं बेटा। जो कि राइबोसोम को बनाने में हेल्प कौन करता है? हाउ राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड, इस पे सवाल आता है। हाउ राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड, कैसे राइबोसोम्स बनते हैं? इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एक सेल के पास। कुछ भी रटना नहीं है, हर एक चीज को इमेजिन कर रहा है, सेल के अंदर क्या क्या चल रहा है यार, कितनी कमाल की चीजें चल रही हैं। तो आ जाओ चलते हैं एक सेल के पास, और सेल के अंदर चलते हैं न्यूक्लियस के पास। ये रहा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
जो बात समझा रही हूं वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इमेजिन करो हम एक सेल में चले गए, सेल के न्यूक्लियस में चले गए, और सेल के न्यूक्लियस में एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये क्या होता है मैं अभी यहां डिटेल में नहीं बता रही, बिना बात के ये टॉपिक स्ट्रेच हो जाएगा। ये मैं कल या परसों की क्लास में बताऊंगी, सैटरडे की क्लास में, जब हम न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोलस आखिर होता क्या है। अभी के लिए इतना जानो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और यही न्यूक्लियोलस बनाता है आरआरएनए। न्यूक्लियस के अंदर जो ये न्यूक्लियोलस है ये बनाता है आरआरएनए, और आरआरएनए बनाता है राइबोसोम। तो राइबोसोम कैसे बनते हैं अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे इसके लिए आपको न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटू सा क्यूट सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, जो आरआरएनए बनाता है। फिर ये आरआरएनए बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म में आकर ये आरआरएनए बनाता है राइबोसोम। सो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस फॉर्म्स आरआरएनए। न्यूक्लियोलस से क्या बनता है, राइबोसोमल आरएनए हमारा, ठीक है। और ये काम कहां होता है, इनसाइड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या बनाया जाता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर आरआरएनए बनाया जाता है। फिर इस आरआरएनए को कहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म, ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म। तो ये इमेजिन करो, ये जो न्यूक्लियोलस है, इस न्यूक्लियोलस ने बनाया आरआरएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर आरआरएनए बन गया, फिर ये न्यूक्लियस के बाहर आ जाता है कहां, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आकर ये आरआरएनए बना देता है राइबोसोम। बात समझे। सो ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म वेयर आरआरएनए फॉर्म्स राइबोसोम्स। तो ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, समझ गए बेटा। तो अभी के लिए इतना जानो, इसकी डिटेल कहां बताऊंगी, जब न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी कि कैसे होता है ऐसे। अभी के लिए इतना जानो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वो आरआरएनए बनाता है। ये आरआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में आकर ये आरआरएनए क्या बनाता है, राइबोसोम। ओके मेरे बच्चों, इतना समझ में आ गया, जल्दी बोलो फटाफट। सबने लिख लिया बेटा, जल्दी बोलो, इतना समझ में आ गया। चलिए अब एक पोल का क्वेश्चन करते हैं, जो एक पोलवा करते हैं, पोलवा। ओम, आ जाओ मेरे बच्चों, एक पोलवा लिखते हैं। ये सवाल नीट में 2 बार आया हुआ है बेटा, जो मैं लिखने जा रही हूं अभी। जो मैं लिख रही हूं ये सवाल 2 बार आया हुआ है, और आपको इसका जवाब देना है, और जवाब ये है, ये सवाल है ये, जवाब दीजिए फटाफट से। What is the active site of rRNA synthesis in a cell?
एक सेल में आरआरएनए एक्टिवली कहां बनाया जाता है? आपके जवाब, आपके ऑप्शंस हैं ये। जिन बच्चों को पोल नहीं दिखेगा वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, बाकी मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से जवाब देंगे चैट बॉक्स में। हाँ, ये क्वेश्चन एज इट इज बेटा आपको कई जगहों पर मिलेगा, कई किताबों में, कई PYQs में ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और ये एज इट इज मिलता है। एक्टिव साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस, ये जहां भी मिलेगा इन्हीं शब्दों के साथ ये सवाल मिलेगा और इसका जवाब भी आपको पता है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एक बार हम देख लेते हैं। तो 84% बच्चों ने आंसर दिया है डी, जिसमें सबसे पहले आंसर दिया है हर्ष ने 2.11 सेकेंड्स में, देन फतेह, देन अर्जुन, देन AKS एंड देन ऋषभ। वेरी गुड बेटा। चलिए, चैट बॉक्स में भी काफी सारे बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। बिल्कुल बेटा, इसका आंसर एक ही रहेगा एंड दैट इज डी। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सेल के अंदर आरआरएनए कहां बनता है, तो आप बोलोगे इस आरआरएनए को बनाने के पीछे न्यूक्लियोलस का हाथ होता है। ठीक है, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, अब बात आती है कि जो राइबोसोम्स हैं, अगर मैं एक यूकैरियोटिक सेल में बात करूं, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल में बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स कहां कहां होते हैं? तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स बेटा 3 जगह पर होते हैं। देखो, इमेजिन करो, आ जाओ, ये सेल है, ये मैंने एक यूकैरियोटिक सेल बनाया है। ये क्वेश्चन भी आता है, अच्छा क्वेश्चन है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आ जाओ, देखो ध्यान से देखो राइबोसोम कहां कहां होते हैं, ध्यान से देखना सारे बच्चे। पुकारता चला मैं, ये देखो कहां कहां बनाया बेटा मैंने राइबोसोम, ध्यान से देखेंगे। राइबोसोम, ये कैसा राइबोसोम है? 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम अटैच्ड विद RER, अटैच्ड विद RER, ठीक। ये वाला भी है हमारा 80S राइबोसोम अटैच्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अटैच्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये भी है 80S राइबोसोम प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। और आपको यह भी पता है कि एक यूकैरियोटिक सेल में बेटा, आपको पता है, ये बात मैं पहले बता चुकी हूं, एक यूकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। कौन बच्चे बताएंगे कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, वो अभी हम पढ़ के आए हैं कल की क्लास में, सैटरडे क्लास में, 70S राइबोसोम होते हैं। यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम भी होता है और 70S राइबोसोम भी होता है। 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, लेकिन जो 80S राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल में, वो कहां कहां पाया जाता है? देखो जो 80S राइबोसोम है, कुछ राइबोसोम तो किसके साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। कुछ राइबोसोम डायरेक्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, और कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े रहते हैं।
यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जो 80S राइबोसोम पाया जाता है वो आपको 3 जगहों पर देखने को मिल सकता है। साइटोप्लाज्म में फ्री पड़ा हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है ना। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोलों लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। देखो बेटा, आप ध्यान से सुनेंगे, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है यहां पर। ऐसे राइबोसोम, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए पाए जाते हैं वो बनाते हैं सिक्रीटोरी प्रोटीन्स। माने ऐसे प्रोटीन्स जिन्हें सेल के बाहर भेजना है, कहीं और भेजना है, एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट में। बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो बनते एक सेल में है लेकिन इस्तेमाल दूसरे सेल में होते हैं। लेकिन ऐसे राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए हैं वो बनाते हैं नॉन सिक्रीटरी प्रोटीन्स। माने ऐसे प्रोटीन्स जो सेल के अंदर ही इस्तेमाल होने होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो सेल के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं उन्हें बनाने वाले वो राइबोसोम होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे प्रोटीन्स जिनको सेल के बाहर भेजना होता है उन्हें बनाते हैं ये दोनों राइबोसोम। तो इसके साथ राइबोसोम होता है खत्म। इसके बाहर राइबोसोम, जितना मैंने आपको राइबोसोम में बताया, आप टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हो जो किताबों में, एमटीजी वगैरह में या मॉड्यूल में जो ब्रेनस्टॉर्मर वाला सेक्शन होता है ना, ब्रेनस्टॉर्मर, थिंक कॉर्नर, वो वाले क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। इतना हमने कर लिया है, राइबोसोम से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए ठीक है मेरे बच्चों, कुछ नहीं छोड़ा, सब कवर हो गया है। अब एक बार फटाक से एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। तो सारे बच्चे अपने सामने अपनी एनसीईआरटी रख लेंगे और मेरे साथ साथ अंडरलाइन कर लेंगे। पक 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 पक। आवाज दो हमको, हम खो गए कब नींद से जागे। ये देखो बेटा, देखो आपको राइबोसोम दिखाई दे रहा है यहां पर। इसने आपको यहां पे अलग अलग करके दिखा दिया है। ये आपको स्मॉलर सब यूनिट दिखाई हुई है, ये लार्जर सब यूनिट दिखाई हुई है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डाइमर। ये आपके सामने क्या बनाया हुआ है, डाइमर, यानी कि कंप्लीट राइबोसोम।
तो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट मिलकर एक डाइमर बनाती हैं जिसे हम कंप्लीट राइबोसोम कहते हैं। और इसके पीछे किसका हाथ था? मैग्नीशियम आयंस का। चलिए आ जाइए पढ़ते हैं व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। क्या कह रही है एनसीईआरटी? ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर मतलब ग्रैन्योल जैसे, ऐसे गोल गोल से ग्रैन्युलर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें सबसे पहले माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले साइंटिस्ट का नाम लिखा है जॉर्ज पैलेड 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। आरएनए किसके बने होते हैं? ये राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरआरएनए के और प्रोटीन्स के। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होते हैं, वहीं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होते हैं। हर एक राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती हैं, लार्जर और स्मॉलर। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम, 80s राइबोसोम में 60-40 होता है, 70 में 50-30 होता है। जहां पर S क्या है? S है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। और ये क्या नापता है? इट इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। S का मतलब क्या है? कि राइबोसोम की डेंसिटी और साइज कितना है। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। बस एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है। अब बच्चे बोलेंगे मैम एनसीईआरटी में तो इतना सब बच दिया हुआ है, आपने बताओ इतना कुछ दिया, क्योंकि सवाल आते हैं बेटा, अब मैं क्या करूं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये वाले मैम तो कुछ भी पढ़ाती हैं, बहुत डीप पढ़ाती है, इतना तो आता भी नहीं है, इतना हम पढ़ के क्या करेंगे। जितना आता है बेटा वो सब बताया है, वो सब बताया है। मतलब आप और भी तरह के एग्जाम अगर देना चाहोगे तो आप सब कर सकते हो उससे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है राइबोसोम। अब हम चलते हैं, दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है, बस उसको फटाफट से निपटाते हैं। हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, उसको निपटाते हैं, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड दैट इज साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन क्या होता है समझो बेटा। साइटोस्केलेटन होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट बहुत सारे छोटे छोटे धागे। ये साइटोप्लाज्म है हमारा। हमारे साइटोप्लाज्म में, ध्यान से सुनेंगे बेटा सारे बच्चे, साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे से धागे पड़े रहते हैं बहुत सारे। ये देखो छोटे छोटे से धागे पड़े हुए हैं, और ये सारे प्रोटीन के धागे हैं। इन्हें हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो इमेजिन करो कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल का, बैक्टीरिया में नहीं होते, ये केवल यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन के धागे पड़े हुए हैं, और उन्हीं सारे प्रोटीन के धागों को मिलाकर हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो ये जो मैंने छोटे छोटे धागे बनाए हैं आपके सामने, ये सब क्या है? ये है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन को हम कैसे वो करेंगे डिफाइन? हम कहेंगे दीज आर टाइनी, टाइनी मतलब छोटे छोटे, टाइनी प्रोटीन फाइबर्स, छोटे छोटे प्रोटीन के धागे हैं, प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट in the cytoplasm of eukaryotic cell. Present in the cytoplasm of eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के जो इतने सारे छोटे छोटे धागे पड़े हुए हैं, इन सारे छोटे छोटे धागों को मिलाकर हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। तीन तरह के साइटोस्केलेटन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स।
माइक्रोटिब्यूल्स, दूसरे होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और तीसरे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है बेटा, तो तीन तरह के धागे हैं, तीन तरह के प्रोटीन के धागे हैं जो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं बेटा साइटोस्केलेटन। टेंशन मत लो, आज आपको शार्प 8 बजे छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन देखो, जो मेरा टाइम है उससे पहले मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी क्लास का टाइम मंडे ट्यूसडे 6:15 to 8 है और सैटरडे 4 to 6:30 है, तो टाइम से पहले मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हाँ, कोशिश करूंगी कि टाइम के बाद वाली चीज थोड़ी देख सकूं, पर टाइम से पहले कभी नहीं छोड़ेंगे। रेयर केस हो गया, तबीयत खराब हो गई तो अलग बात है। चलिए बात करते हैं पहले माइक्रोटिब्यूल्स की। सारे पेन नीचे रखो, मुंडी ऊपर करो, पेन डाउन, हेड्स अप, और सुनो। पहले तीन बातें आती हैं बस, माइक्रोटिब्यूल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, ये प्रोटीन के धागे हैं जो कहां पड़े हुए हैं, साइटोप्लाज्म। कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, टिब्यूलिन प्रोटीन के। टिब्यूलिन एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो अंदर से खोखला होता है, मतलब जो उसके प्रोटीन के धागे होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, तो ये हॉलो थ्रेड्स का बना होता है माइक्रोटिब्यूल। और कौन से प्रोटीन का बना होता है, टिब्यूलिन प्रोटीन का। टिब्यूलिन प्रोटीन एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, यह सवाल बहुत आता है। अब ध्यान से सुनो, दो तरह के प्रोटीन होते हैं बेटा, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और एक होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो खिंच नहीं सकता, खिंच या सुखड़ नहीं सकता, वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। और ऐसा प्रोटीन जो खिंच सकता है और सुखड़ सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। जैसे एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो खिंच सकता है और सुखड़ सकता है, जो हमारे मसल सेल्स में होता है। लेकिन जो टिब्यूलिन प्रोटीन होता है वो खिंचता नहीं है, सुखड़ता नहीं है, वो असेंबल या डिसेंबल होता है। यानी कि उस टिब्यूलिन प्रोटीन को बनाने वाली जो सब यूनिट्स हैं, या तो वो असेंबल होंगी या डिसेंबल होंगी। बात समझ में आई? तो 3 सवाल पूछता है, क्या क्या, माइक्रोटिब्यूल्स क्या हैं बेटा, ये फाइन प्रोटीन थ्रेड्स हैं। नहीं बेटा अभी नहीं हुई, 5 मिनट और बची हैं। आप उठ गए सोकर? ठीक है अभी आते हैं। लव यू। ये फाइन प्रोटीन थ्रेड्स है बेटा, पतले पतले प्रोटीन के धागे हैं, कंपोज्ड ऑफ जो बने हुए हैं किसके, ये बने हुए हैं टिब्यूलिन प्रोटीन के। किसके बने हुए हैं बेटा, टिब्यूलिन प्रोटीन के। ठीक है, टिब्यूलिन प्रोटीन के बारे में सवाल क्या पूछेगा, टिब्यूलिन प्रोटीन अंदर से खोखले होते हैं और ये कैसे प्रोटीन होते हैं, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। इस पे बहुत सवाल पूछता है, कैसा प्रोटीन होता है बेटा, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, खिंचता और सुखड़ता नहीं है, ये असेंबल और डिसेंबल होता है। कैसे, देखो ऐसे, इसमें बहुत सारी सब यूनिट होती हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, इससे ऐसे अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट मिलकर ये पूरे प्रोटीन चेन बनाती हैं ऐसे। तो ये अल्फा सब यूनिट होती है और ये बीटा सब यूनिट होती है। तो ये अल्फा और बीटा सब यूनिट जब असेंबल होती हैं,
अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ये जब पूरी असेंबल हो जाती है, इनकी पूरी असेंबली बन जाती है, तो जो प्रोटीन थ्रेड बनता है वो टिब्यूलिन प्रोटीन होता है। और जब ये डिसेंबल हो जाती है, मतलब बिखर जाती हैं, तो टिब्यूलिन प्रोटीन बिखर जाता है। माने कि टिब्यूलिन प्रोटीन खिंचता और सुखड़ता नहीं है, बल्कि वो असेंबल और डिसेंबल होता है। जब ये असेंबल हो जाएंगी, अल्फा बीटा सब यूनिट जब सारी असेंबल हो जाएंगी तो प्रोटीन बन जाएगा, और जब ये डिसेंबल हो जाएंगी तो प्रोटीन टूट जाएगा। ठीक है, तो खिंचेगा सुखड़ेगा नहीं, असेंबल या डिसेंबल होगा। तो ये जो अल्फा बीटा सब यूनिट्स हैं, ये असेंबल होके टिब्यूलिन प्रोटीन बनाती हैं। असेंबल टू फॉर्म असेंबल टू फॉर्म टिब्यूलिन प्रोटीन। तो बस यही सवाल आपको मिलेगा सीधा सवालों में कि जो माइक्रोटिब्यूल है वो क्या है, तो आप बोलोगे माइक्रोटिब्यूल छोटे छोटे धागे हैं जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। वो कौन से प्रोटीन से बनते हैं? वो टिब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं, जो कि एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और वो असेंबल या डिसेंबल होता है। और इसकी असेंबली के लिए खर्च होते हैं जीटीपी एंड कैल्शियम आयन आर यूज्ड। जीटीपी किसकी तरह बिहेव करता है? सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह। जैसे एटीपी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना बेटा, ऐसे ही हमारे सेल में जीटीपी भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जैसे एटीपी से एनर्जी मिलती है, ऐसे ही जीटीपी से भी एनर्जी मिलती है। तो जब ये अल्फा बीटा सब यूनिट ऐसे असेंबल होती हैं और असेंबल होके प्रोटीन बनाती हैं, तो इनकी असेंबली के लिए एनर्जी चाहिए, जो किस फॉर्म में सेल देता है? जीटीपी की फॉर्म में, और साथ में कैल्शियम आयन चाहिए। ठीक है बेटा, इतना समझ आया? बताओ मेरे बच्चों, इतना समझ आया? यही सवाल पूछेगा बस। माइक्रोटिब्यूल टिब्यूलिन प्रोटीन के बने हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। जीटीपी होता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी जैसे एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही जीटीपी की फुल फॉर्म होती है गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह बिहेव करता है सेल के। आ जाओ, अब फंक्शंस की बात सुनो बेटा। आ जाओ, सारे बच्चे पेन नीचे रख देंगे, पेन नीचे, मुंडी ऊपर, और सुनो माइक्रोटिब्यूल क्या क्या काम करता है सेल के अंदर। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, माइक्रोटिब्यूल सेल के अंदर कुछ स्पेशल बॉडीज को बनाता है, जिन्हें हम बेसल बॉडी कहते हैं। ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है? यही बेसल बॉडी सेल के अंदर सीलिया और फ्लैजिला बनाने में मदद करती है। और आपको पता है सीलिया और फ्लैजिला का काम क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि माइक्रोटिब्यूल सेल के लोकोमोशन में मदद करते हैं। कैसे? क्योंकि माइक्रोटिब्यूल बनाते हैं बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से बनते हैं क्या? आपका सीलिया और फ्लैजिला। और अभी मैं इसके थोड़ी ही मतलब कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी सेंट्रियोल्स। ये मैं आपको बता चुकी हूं, सेंट्रियोल भी एक तरह की सेल ऑर्गेनेली होती है जो एनिमल सेल में देखने को मिलती हैं। उसको भी बनाने वाला कौन है? माइक्रोटिब्यूल। तो देखो, ये जो छोटे छोटे माइक्रोटिब्यूल ये धागे हैं साइटोप्लाज्म में, इनका कितना बड़ा काम है। ये सेल के अंदर सेंट्रियोल बना रहे हैं, एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रियोल बना रहे हैं, ये बेसल बॉडी बना रहे हैं, सीलिया बना रहे हैं, फ्लैजिला बना रहे हैं। इन सबको बनाने के पीछे माइक्रोटिब्यूल का हाथ है, यानी कि माइक्रोटिब्यूल हेल्प करते हैं इन द लोकोमोशन ऑफ द सेल। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब शायद ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, लेकिन हम ये अगले चैप्टर सेल साइकिल में पढ़ेंगे कि बेटा जब एक सेल डिवाइड करता है, ध्यान से सुनना, जब एक सेल डिवाइड करता है तो उसके जो क्रोमोसोम्स हैं उनको पहले दुगना किया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है। तो वो डिवाइड करने के लिए कुछ
धागे बनाए जाते हैं सेल के अंदर, जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं सेल के अंदर, वो सेल डिवीजन में मदद करते हैं। मतलब एक सेल से दो सेल में, एक सेल से जब हमें दो सेल बनाने होते हैं तो उन दोनों सेल में बराबर बराबर क्रोमोसोम जाएं, इसके लिए हमें उनको बांटना पड़ता है। तो उसको बांटने में हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और वो स्पिंडल फाइबर्स को भी बनाने के पीछे किसका हाथ होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कितने बच्चों को याद है, जो शायद कुछ बच्चे एक आध नए आए हों आज के बैच में, कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर बच्चे पुराने हैं, तो मुझे उम्मीद है सबको याद होगा फ्रैगमोप्लास्ट क्या था। याद है बेटा? फ्रैगमोप्लास्ट बताया था जब सेल वॉल पढ़ा रही थी। फ्रैगमोप्लास्ट क्या था? गोल्जी बॉडी माइक्रोट्यूब्यूल्स का कनेक्शन। और वही फ्रैगमोप्लास्ट प्लांट सेल में बीचों बीच क्या डाल दे रहा था? सेल प्लेट। और वो सेल प्लेट किसमें हेल्प कर रही थी? फिर प्लांट सेल को डिवाइड करने में। तो एक प्लांट सेल को जब डिवाइड किया जाता है तो सेल के बीचों बीच एक सेल प्लेट डाली जाती है, और उस सेल प्लेट को डालने के पीछे किसका हाथ था? फ्रैगमोप्लास्ट का। और उसे कौन बना रहा था? बोलो। माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आ जाओ, फंक्शंस लिखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करूंगी। सबसे पहला फंक्शन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स का? फॉर्म्स बेसल बॉडी। क्या बनाता है बेटा? फॉर्म्स बेसल बॉडी। और ये बेसल बॉडी क्या फॉर्म करती है आगे जाके? बेसल बॉडी फॉर्म्स सीलिया एंड फ्लैजेला। यूकैरियोटिक सेल में लोकोमोशन के लिए सीलिया होता है और फ्लैजेला होता है। उन दोनों को बनाने के पीछे बेसल बॉडी का हाथ होता है। और बेसल बॉडी को कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आप कह सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? हेल्प इन सेल मोटिलिटी। हेल्प इन सेल मोटिलिटी, या फिर आप कह सकते हो लोकोमोशन। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? मूवमेंट। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। यानी कि सेल की मोटिलिटी में, सेल को मूव करने में, सेल के लोकोमोशन में हेल्प करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्यों? क्योंकि वो सीलिया और फ्लैजेला बनाते हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, फॉर्म्स सेंट्रियोल्स इन एनिमल सेल्स। सेंट्रियोल को भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही बनाते हैं बेटा। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल बनाने के पीछे माइक्रोट्यूब्यूल का ही हाथ होता है। देन फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिविजन। फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग cell division. Then in plant cell, प्लांट सेल में फॉर्म्स क्या बनाते थे प्लांट सेल में बेटा? ये फ्रैगमोप्लास्ट है ना। फ्रैगमोप्लास्ट में गोल्जी बॉडी होती थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते थे, which forms cell plate and help in division. Which forms cell plate and helps in plant cell division. तो जो नए बच्चे हैं मैं उनको समझा देती हूं बेटा। जब एक प्लांट सेल को डिवाइड करना होता है तो प्लांट सेल
जब एक प्लांट सेल को दो प्लांट सेल में बंटना होता है तो उसके बीचों बीच एक स्ट्रक्चर को बनाया जाता है जिसे फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। और इस फ्रैग्मोप्लास्ट में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और यही फ्रैग्मोप्लास्ट फिर बना देता है सेल प्लेट। और ये सेल प्लेट बाहर की तरफ बढ़ते जाती है और फिर एक प्लांट सेल दो प्लांट सेल में डिवाइड हो जाता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाहर कुछ नहीं आता बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसल बॉडी बनाता है, सीलिया फ्लैजिला बनाने में मदद करता है, सेंट्रोल बनाने में मदद करता है, स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करता है और प्लांट सेल में सेल प्लेट बनाने में मदद करता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं बेटा। हो गई। आपको मिलना है बच्चों से? हाँ, नहीं मिलना? बच्चे कह रहे हैं मिश्री से मिला दो मैम। आप पार्क में जा रही हो? हाँ, अच्छा, आ जाओ एक बार हाय बोल दो सबको। सब बोल रहे हैं मिश्री को भी मिला दो मैम। आ जाओ, चलो एक बार हाय बोल दो बच्चों को। बोल दो एक बार, उधर देख के हाय जोर से बोल दो। हेलो बोल दो। बोलो हेलो ऑल। चलो जाओ। अब आपको खेलने जाना है? पार्क में जाना है? चलो मम्मा भी चलती हैं आपके साथ, बस मेरी क्लास खत्म होने वाली है। चलो हाँ जी। चलो बेटा, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। हमारा बचा है जो पार्ट वो कल पूरा करेंगे, सीलिया फ्लैजिला कल पूरा करेंगे और सेंट्रियोल पूरा करेंगे। फिर सैटरडे क्लास में हम न्यूक्लियस खत्म करेंगे और इस चैप्टर को भी वाइंड अप कर देंगे। ओके? हाँ क्या? चलिए, तो चलो होमवर्क दे देंगे आपको, एक बार रिवाइज कर लेना सारा। आज के लिए इतना रखते हैं। जाने से पहले जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं फटाफट से। मैं एक बार कॉमन डाउट्स देख लूं। हाँ बेटा, बस एक सेकेंड। मायुक ने पूछा है, मैम कल के टेस्ट में क्वेश्चन था विच इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मैंने आंसर राइबोसोम दिया था, वो गलत हो गया। करेक्ट आंसर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बेटा मायुक, राइबोसोम तो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही राइबोसोम होते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है, राइट। लेकिन आपको याद है मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सारे ही सेल्स में एक जैसा होता है। जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल है, हमारा सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सब में सेम है। हाँ, ये बात सही है कि वहां भी राइबोसोम होते हैं, बैक्टीरिया में भी, हमारे पास भी राइबोसोम होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के। वहां 70S होते हैं, हमारे पास 80S होते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम सब में एक जैसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है सृष्टि, मैम प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो नहीं होता है वेल डेवलप, तो उसमें कैसे RRNA बनता है? कोई बात नहीं बेटा, उसमें जो डीएनए होता है ना, उसका याद है, उसके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, उस डीएनए का ही एक पोर्शन होता है जो RRNA बनाने में हेल्प करता है। दिव्यम पूछ रहा है, मैम राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में होता है, तो सिमिलैरिटी क्यों नहीं है? आपको मैंने बता दिया बेटा इसका जवाब। आराध्या पूछ रही है, मैम आप नीट 2023 का पेपर PW ऐप पे डाउन। बेटा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, अब ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस इस बार नीट में आए हैं वो हम परसों डिस्कस करेंगे, मतलब सैटरडे क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो, और क्या डाउट है? राइबोसोम तो इतने छोटे होते हैं, तो उनका सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होता है? बेटा अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जीन्स को देख सकते हैं क्रोमोसोम के ऊपर बैठी, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैम क्या तीनों तरह के RNA एक ही सेल में होते हैं? हाँ बेटा, तीनों तरह के RNA एक ही सेल में होते हैं। चलिए, चलो बेटा फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते खेलते रहो और पढ़ाई करते रहो। नो बैकलॉग्स, नो टेंशन, नो एंजाइटी। चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।